नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं रितिका शर्मा हाजिर हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का पशुपालकों को तोहफा। गोधन न्याय योजना के तहत पहली किस्त का भुगतान सीएम ने पशुपालकों के खाते में ट्रांसफर किए 1,65,00,000 रुपए। मिल्क पाउडर का बफर स्टॉक बनाने की मांग। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा केंद्र सरकार एनडीडीबी को दे बफर स्टॉक बनाने का निर्देश। वहीं 6 अगस्त को सोशल मीडिया पर किसान चलाएंगे अभियान। #कर्जा मुक्ति पूरा दाम के साथ उठाएंगे आवाज। हर महीने की 6 तारीख को कर रहे हैं डिजिटल प्रदर्शन। और यूपी के लखीमपुर में गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयोग बनाया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट और जैविक कीटनाशक, हरे चारे और भूसे के बदले किसानों को दी जाएगी जैविक खाद। तो छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत किसानों को भुगतान मिलना शुरू हो गया है। बुधवार को सीएम भूपेश बघेल ने लगभग 47,000 पशुपालकों के बैंक खाते में 1,65,00,000 रुपए ट्रांसफर किए। और ये गोधन न्याय योजना के तहत 20 जुलाई से 1 अगस्त तक खरीद गए गोबर की पहली किस्त है। और इसे आपको बता दें, सहकारी बैंक के जरिए पशुपालकों के खाते में ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा सीएम बघेल ने बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा वृद्धि होगी, वहीं पशुओं को चारा मिलेगा, क्योंकि बिना चारा खाए गोबर दे ही नहीं सकता। इसलिए सभी जो पशुपालक हैं, गोपालक हैं, वो अपने मवेशी का ध्यान रखेंगे। और तीसरा फायदा ये है कि चरवाहे को बहुत कम पारिश्रमिक मिलता था। अब गोबर के विक्रय से गौठान के जो गोबर उनके खाते में जाएगा, उनके खाते में पैसा जाने से निश्चित रूप से जो चरवाहे हैं उनके इनकम में वृद्धि होगी। महान महेंद्र कर्मा जी की आज जयंती है और इस अवसर पर एक योजना वन विभाग के द्वारा जो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो पहले बीमा योजना थी, भारत सरकार इसे संचालित कर रही थी, लेकिन इस साल बंद कर दिया गया। लेकिन हम अपने तेंदुपत्ता संग्राहकों के हितों का पूरा ध्यान रख रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला किया कि जो बीमा भारत सरकार ने बंद किया है उसे सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से, और उसे भी जो महेंद्र कर्मा जो आदिवासी नेता थे और हमेशा गरीबों की चिंता करते थे, ऐसे नेता के नाम से ये योजना की शुरुआत की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ आवेश तिवारी। तो आवेश जी, भूपेश बघेल सरकार ने आज पशुपालकों को दिया बड़ा तोहफा। पहली किस्त जिसमें गोबर खरीदी पर की पहली किस्त में सीधा पैसे ट्रांसफर किए गए इनके खातों में। ये देखिए, 1,65,00,000 रुपए 49,964 किसानों के खाते में भेजे गए। अब जब ये स्थिति देखते हैं तो अंदाजा लगता है कि इसमें 15 दिन पर भुगतान होने की बात है, तो तकरीबन 350 से 400 रुपए प्रति चरवाहे को, प्रति जो गोबर संग्रहण करने वाला है, गोबर संग्रहण करता है, उसको मिले हैं। और सरकार का कहना है कि चूंकि इस एक गोधन न्याय योजना के माध्यम से हम कई काम करने जा रहे हैं। न सिर्फ हम गोबर का संग्रहण करने वाले को पैसा दे रहे हैं, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट का भी उत्पादन करेंगे, जो वो बनाएगा वो भी खरीदा बेचा जाएगा। तो दरअसल एक जो ये मांग और पूर्ति का की साइकिल पूरी की पूरी डेवलप की गई है, इससे ये लगता है कि इससे ग्रामीण आर्थिकी में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। आप अभी इसी बुलेटिन में आप बता रही थी, उत्तर प्रदेश का भी जिक्र कर रही थी कि वहां पर भी चारों की खरीदी और साथ में गोधन की जो है उसके हिसाब से वर्मी कंपोस्ट बनाने की योजना शुरू हुई है। तो निसंदेह अगर छत्तीसगढ़ इसमें सफल रहता है तो मुझे लगता है देश के अन्य राज्य भी जो छुट्टा पशुओं की समस्या से जूझ रहे हैं वो इसे अपनाएंगे। जी आवेश जी, ये जानना चाहेंगे कि राज्य में कुल कितने पशुपालक हैं? अभी 47,000 पशुपालकों के खाते में पैसा गया है पहली किस्त का, तो क्या इस योजना के तहत राज्य के सभी पशुपालकों को फायदा पहुंचेगा? जी देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बड़ा सवाल पूछा है। इसके बारे में लोग जानते भी कम है। अभी ये योजना जो है
उन जगहों पे पूरी तरह से काम कर रही है जहां पर गोठानों का निर्माण हो चुका है। गोठान यानी कि जहां पर छुट्टा पशु रखे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुल प्रदेश में 5000 गोठानों का निर्माण होना है अभी फिलहाल पहले फेज में, जिनमें तकरीबन 2800 से 2900 गोठानों का निर्माण हो चुका है। वहीं पर ये योजना अभी फिलहाल भी है, आगे विस्तार होगा इसका। जैसे जैसे गोठान बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लाभान्वित होने वालों की संख्या, संग्रहणकर्ताओं की संख्या बढ़ती जाएगी। जी जी आवेश जी, यहाँ पर तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो सामाजिक सुरक्षा योजना की आज शुरुआत हुई है उसके बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से फायदा पहुंचाया जाएगा इन लोगों को इससे? जी देखिए, ये बड़ी अच्छी योजना है। ये तकरीबन प्रदेश में छत्तीसगढ़ में 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक है। ये ज्यादातर आदिवासी ग्रामीण माओवाद प्रभावित इलाकों के हैं जहां पर विकास की जो बुनियादी जरूरत होती है वो नहीं है। उनकी आजीविका का एकमात्र साधन ये तेंदुपत्ता का संग्रहण है, वो भी सीजन जब आता है तब। वैसे आमतौर पर वनोपजों का संग्रहण करते हैं। आपको बता दूं एक जो जरूरी बात इससे जुड़ी हुई है, इस योजना में कहा गया है कि 50 साल की उम्र से जो कम के होंगे उनको सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, और अगर दुर्घटना से मृत्यु होती है तो 2 लाख का मुआवजा और मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 50 से 59 साल के किसी संग्राहक की मौत होती है तो उसको भी 35,000 रुपए देने की, और दुर्घटना के बाद 75,000 रुपए देने की बात कही गई है। केंद्र सरकार के पास पहले एक योजना थी ऐसी, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया। उसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रिया आवेश जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमें इस पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र के डेयरी किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर स्किम्ड मिल्क पाउडर का बफर स्टॉक बनाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि स्किम्ड मिल्क पाउडर का डिसेंट्रलाइज्ड बफर स्टॉक बनाने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को निर्देश दिया जाए। राज्य के डेयरी किसान बीते कुछ दिनों से गाय के दूध का दाम 25 रुपए प्रति लीटर तय करने, साथ ही 10,000 टन मिल्क पाउडर के आयात पर रोक लगाने, 30,000 टन मिल्क पाउडर का बफर स्टॉक बनाने और अगले 3 महीनों तक किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सब्सिडी सीधे उनके खाते में डालने की मांग कर रहे हैं। और इसके लिए किसानों ने जुलाई में सड़कों पर दूध फेंककर प्रदर्शन भी किया था और अपनी मांगें पूरी करने के लिए सरकार को 5 अगस्त तक का वक्त दिया था। दरअसल लॉकडाउन के बाद से दूध की खपत और दाम दोनों में गिरावट आई है और इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। और इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी जी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। राजू जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे सर कि किसानों ने अपनी मांगों के लिए जो 5 अगस्त तक का वक्त दिया था सरकार को, उसकी मियाद तो पूरी हो गई है, तो किसानों की कितनी मांग सरकार ने अब तक मानी है और अब आगे की क्या रणनीति होनी है किसानों की? 5 अगस्त का जो हमने दिया था वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन तब तक सरकार के साथ एक हमारी मीटिंग हो चुकी है और सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को बफर स्टॉक करने का, एक्सपोर्ट सब्सिडी के बारे में और इंपोर्ट बैन करने के बारे में चिट्ठी लिख चुका है। और महाराष्ट्र के जो एक कद्दावर मंत्री है केंद्र में, नितिन गडकरी जी, उनके साथ ही मेरी बात हो गई है। वो भी उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। अब हम वेट कर रहे हैं कि राज्य सरकार किसानों को खाते में सीधे 5 रुपए कब जमा कर रही है। इसके बारे में जो एक मंत्रिमंडल की सब कमेटी की 2 बार मीटिंग हो चुकी है और राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि कुछ ना कुछ निर्णय ले। इसलिए हम और कुछ दिन तक राह देखने का निर्णय लिया है, क्योंकि अब तो खास करके पश्चिमी महाराष्ट्र में और उत्तर महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति भी आई है और ऐसे में आंदोलन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसलिए और कुछ दिन तक हम राज्य सरकार क्या बिल्कुल राज्य सरकार की बात करें राजू जी, तो महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे, उन्होंने पीएम को चिट्ठी भी लिखी इस पूरे मुद्दे को लेकर, स्किम्ड मिल्क बफर स्टॉक के संबंध में। उसे आप कैसे देख रहे हैं? केंद्र सरकार की तरफ से आपको कितनी उम्मीद है, लग रही है कि इस मसले पर कोई उनकी तरफ से कोई जवाब आएगा? हमने जो मांगे रखी थी वही मांगे केंद्र सरकार की तरफ से उन्होंने
किया है। देखता है कि केंद्र सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि 2018 में इसी तरह से मैंने एक बहुत बड़ा दूध का आंदोलन किया था। उस वक्त राज्य सरकार ने 5 रुपए सीधे किसानों के अकाउंट में जमा करने का फैसला किया था, और केंद्र सरकार ने भी तो उस वक्त 50 रुपए पर केजी एक्सपोर्ट सब्सिडी दी थी। तभी जो महाराष्ट्र में और पूरे देश में भी जो स्किम्ड मिल्क पाउडर के स्टॉक पड़ा हुआ था वो एक्सपोर्ट होने के बाद कम हो गया, और फिर स्थिति ठीक हो गई और किसानों को दाम मिलने लगा। इतना मिलने लगा कि हमारी मांग थी 27 रुपए और लगभग 35 रुपए तक दाम जा चुके थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद फिर दूध की खपत कम हो गई और एसएमपी का स्टॉक बढ़ गया। दिक्कतें और बढ़ गई हैं दूध किसानों की, और दूध किसान हम देख रहे हैं कि लगातार अपनी दिक्कतों को, अपनी मुश्किलों को यहाँ दिखाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब भारत अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते की भी चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि इस समझौते में अमेरिका अपने डेयरी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार की उम्मीद लगा रहा है। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखें तो क्या समझा जा सकता है कि सरकार किसानों की समस्याओं के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही है? सर, अगर केंद्र सरकार किसानों की ये जो समस्या है इसकी तरफ गंभीरता से बात नहीं करती है, तो आज भारतीय जनता पार्टी के और उनके गठबंधन के जो अलायंस पार्टनर है वो जो किसानों के दूध के दाम के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनको आंदोलन करने का कोई अधिकार नहीं रहता। उनकी जिम्मेदारी है कि वो अब केंद्र से कहे कि राज्य सरकार कुछ ना कुछ सरकार को किसानों को मदद कर रही है। और बिल्कुल, तो यहाँ दूध किसान बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से। हमारे साथ राजू शेट्टी जी जुड़े होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी तमाम बातचीत और चर्चा के लिए। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन एक बार फिर 6 अगस्त को कर्जा मुक्ति पूरा दाम का कैंपेन चलाएगा, और ये संगठन सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हर महीने की 6 तारीख को सोशल मीडिया पर डिजिटल अभियान चला रहा है। और इस बार 6 अगस्त को शाम 4 बजे से किसान ट्विटर पर अपनी आवाज उठाएंगे। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह ने किसानों के साथ साथ आम लोगों से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि देश में राम राज्य की शुरुआत किसानों की खुशहाली के साथ होनी चाहिए। ये शुरुआत करिए रामराज की, किसान खुशहाल होगा तो रामराज आएगा इस देश के अंदर। हम 6 तारीख में हम करते हैं कर्जा मुक्ति पूरा दाम। कोरोना के कारण ट्विटर स्ट्राइक करते हैं जिसमें देश को मालूम चले, मोदी जी तक बात पहुंचे। किसान जब कर्जा मुक्ति पूरे दाम की बात करता है, आप भी साथ स्ट्राइक कर सकते हैं, #कर्जा मुक्ति पूरा दाम। और वहीं महाराष्ट्र में कपास की फसलों को में एक बार फिर पिंक बॉलवर्म की चपेट में आने का खतरा बढ़ गया है। अब तक अकोला, अहमदनगर, जालना और अमरावती के 51 गांवों में पिंक बॉलवर्म लगने के शुरुआती संकेत सामने आ चुके हैं। यहां पर किसानों ने जून के पहले हफ्ते में कपास की बुआई की थी। पिंक बॉलवर्म शुरुआती चरण में ही हमला बोलता है, वहीं अगर समय रहते इसका नियंत्रण ना किया जाए तो पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। महाराष्ट्र में इस साल लगभग 42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती हुई है, और ऐसे में अगर पिंक बॉलवर्म फैला तो किसानों को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। कृषि विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों को पिंक बॉलवर्म नियंत्रण में लगाने की बात कही है। वहीं पिंक बॉलवर्म के बढ़ते खतरे ने बीटी कॉटन के दावों को सवालों के घेरे में ला दिया है। आपको बता दें कि पिंक बॉलवर्म की वजह से 2017-18 में राज्य के कपास किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। बात पंजाब की, जहां के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मध्य प्रदेश के बासमती चावल को भौगोलिक सांकेतिक यानी जीआई टैग देने का विरोध किया है। उन्होंने पीएम मोदी को भी चिट्ठी लिखी है और इसमें उन्होंने कहा कि एमपी में पैदा होने वाले बासमती चावल को जीआई टैग मिलने से जीआई टैग पाने वाले पंजाब और दूसरे राज्यों के किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी पंजाब के अलावा आपको बता दें कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिम यूपी और जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों में पैदा होने वाले बासमती धान की जीआई टैग हासिल है। और वहीं किसी भी कृषि उत्पाद को जीआई टैग उसकी विशेष स्थानीय उत्पत्ति और पहचान के आधार पर दिया जाता है। मध्य प्रदेश लंबे समय से बासमती धान के लिए जीआई टैग की कोशिश कर रहा है। हालांकि जीआई रजिस्ट्री 2018 में उसके इस दावे को खारिज कर चुकी है।
और वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के यूट्यूब चैनल सहकार कोप यूट्यूब NCDC इंडिया की शुरुआत की। वहीं आपको बता दें, इस पर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में 18 राज्यों में सहकारी समितियों के गठन और रजिस्ट्रेशन की जानकारी देने वाले वीडियो जारी किए गए हैं। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस यूट्यूब चैनल के जरिए सहकारी आंदोलन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना हमारा मकसद है। प्रिय मित्रों, और इससे 10,000 किसान उत्पादक संगठन को बनाने और उन्हें आगे बढ़ाने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। खाद्य तेलों की जरूरत पूरी करने के लिए भारत हर साल बड़े पैमाने पर पाम ऑयल का आयात करता है, लेकिन ऑयल पाम डेवलपर्स एंड प्रोसेसर्स एसोसिएशन की माने तो दीर्घकालिक नीति बनाकर देश में ही पाम ऑयल उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। OPDPA के मुताबिक पूर्वोत्तर में पाम की खेती उत्पादन के लिए अपार संभावनाएं हैं। खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश और असम में लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाम की खेती की जा सकती है। OPDPA के अध्यक्ष संजय गोयनका ने कहा कि अभी अपनी क्षमता के मुकाबले देश में पाम की खेती ना के बराबर है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी खेती की जा सकती है। और वहीं हरियाणा के सोनीपत में किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रदीप ने इस बार UPSC परीक्षा में टॉप किया है। उनके पिता खेती करते हैं। प्रदीप ने 2018 में UPSC में 260 रैंक हासिल की थी, लेकिन सिविल सेवा के लिए अपने चौथे प्रयास में उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। प्रदीप ने अपनी इस सफलता का श्रेय परिवार और दोस्तों के साथ अपनी कड़ी मेहनत को दिया है। मेरे सबसे मेन प्रेरणा स्रोत जो रही हैं वो मेरे पिताजी रही हैं। उन्होंने हमेशा हर तरह के मूवमेंट में मुझे सपोर्ट करा है, मोटिवेट करा है। एक बार जब मैं जॉब करता था तो मैंने डिसाइड करा कि मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसा, मैं नहीं कर पाऊँगा जॉब के साथ तैयारी करते हुए। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट करा कि नहीं, अगर जज्बा है तो आप कर सकते हैं और मुझे ये करना है। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने दोबारा तैयारी स्टार्ट करी और आज मैं जिस मुकाम पे पहुँचा हूँ तो उनका सबसे बड़ा हाथ इसमें है। तो सरकार सबसे ज्यादा सेब उत्पादन करने वाले कश्मीरी हाई डेंसिटी प्लांटेशन को बढ़ावा दे रही है, लेकिन क्या उत्पादन बढ़ाने भर से यहां के बागवानों को राहत मिल जाएगी? ये बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। हरे हरे पत्तों के बीच ये सुर्ख सेब हाई डेंसिटी प्लांटेशन का नतीजा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले की हैं। यहाँ पर प्रदेश का बागवानी विभाग सेब और हेजलनट के हाई डेंसिटी प्लांटेशन को बढ़ावा दे रहा है। इसके जरिए किसान कम लागत में ज्यादा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। एक तो कम जमीन में, लेकिन प्रोडक्शन, हमें इनकम ज्यादा होनी चाहिए, प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए और क्वालिटी फ्रूट होना चाहिए। तो जो हमने ये हॉलैंड से मंगाए पौधे, इनकी प्रोडक्शन कम से कम 40 से 80 मीट्रिक टन यहाँ पर है। तो जो हमने हेजलनट भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, हेजलनट इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है और इसकी इनकम भी बहुत ज्यादा है। बागवानी विभाग के मुताबिक 1 हेक्टेयर में सामान्य सेब के जहाँ 250 पौधे लगते हैं, वहीं इस पर हाई डेंसिटी के 3333 प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये पौधे पहले ही साल में फल देने लगते हैं, जबकि सामान्य पौधों में फल आने में 3 साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है। स्थानीय बागवान अच्छे उत्पादन की बात से सहमत हैं, लेकिन वो इसके साथ सेबों को सही बाजार दिलाने की भी मांग कर रहे हैं। यहाँ तक मैंने इसका ये तजुर्बा किया है, इसको बहुत लागत भी लगता है, लेकिन बाद में जो उसको प्रोडक्शन निकलता है वो उससे भी ज्यादा निकलता है। लेकिन जो ये मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग, इसको जब मार्केटिंग है नहीं तो क्या फायदा, ये इससे फायदा हासिल नहीं होता है। तो ये थोड़ी सी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी वगैरह हो तो ये प्राइवेट लोग अच्छा काम कर सकते हैं इसमें। अगर सब्सिडी नहीं होगी, क्योंकि इसमें बेनिफिट बहुत कम मिलता है हमें, इसीलिए सब्सिडी मिलती है। जी सर, इसी सब्सिडी मिलती है। तो फ्रूट तो बहुत अच्छा है ये, अलबत्ता एक खर्चा बहुत इसका आता है। अब इसकी मार्केट जो है
वो मार्केट इसके यहाँ पे वो नहीं मिल रही है। हम यहाँ से इस चीज को बनाने में हमने मेहनत करनी है, इसको बनाना है, तैयार करना है। नो डाउट गवर्नमेंट ने हमारे कोल्ड स्टोर जहाँ पे रखे, बट जो इसमें मार्केट है ना, मार्केट बिल्कुल डाउन होता है। अब जो नौजवान तबका है, बेरोजगार है, उनको एकोमोडेट करने के लिए हमें सरकार से रेट्स अच्छे अगर मिलेंगे तो बिल्कुल लोग इस चीज को अच्छे से अपनी जो उनकी मेहनत है बिल्कुल इसमें लगा के दिलो जान काम करेंगे, अपना भी उनका रोजगार चलेगा। देश के कुल सेब उत्पादन में लगभग 71% हिस्सेदारी रखने वाले कश्मीर में हाई डेंसिटी प्लांटेशन के अच्छे नतीजे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ के बागवान तभी खुशहाल बन पाएंगे जब उन्हें अपने सेबों का सही दाम मिलना शुरू हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और वहीं उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवर और गौशालाओं की बदहाली से निपटना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन लखीमपुर जिले में एक ऐसा प्रयोग किया जा रहा है जिसके सफल होने पर गौशालाएं आत्मनिर्भर बन जाएंगी। देखिए रिपोर्ट। जीवामृत और गोबर से बनी वर्मी कंपोस्ट, इन सारी चीजों को तैयार किया जा रहा है यूपी के लखीमपुर में सरकारी गौशाला में। यहाँ ये काम सरकारी गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना के तहत कराया जा रहा है। स्वावलंबी बनाना है, तो स्वावलंबी बनाने के लिए निर्धारित किया जा रहा है कि गौशाला से के गौमूत्र से और गाय के गोबर से जो है जीवामृत तैयार होगा, घन जीवामृत तैयार होगा, और जो किसान भाई इसको ले जाएंगे उनसे जो है भूसा, हरा चारा, चूनी, चोकर वो यहाँ पे लेके जानवरों के आहार के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। जीवामृत तो बनाया गया है, इससे जो प्राइवेट खादें डाली जाती हैं खेतों में वो इससे इसकी मात्रा बढ़ाई जाएगी, उसकी कम की जाएगी, जिससे किसान है प्रेरित किया जाएंगे, उससे गौशाला की आमदनी बढ़ेगी। रायपुर बुजुर्ग गांव की इस गौशाला को किसानों से जोड़ा गया है। यहाँ तैयार होने वाली वर्मी कंपोस्ट और जैविक दवाएं किसानों को मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन इसके बदले उनसे पैसे नहीं बल्कि हरा चारा और भूसा ही लिया जाएगा। इससे हमारे किसान भाइयों को कम लागत में अच्छी खाद प्राप्त होगी और खेतों में मजबूती बनी रहेगी, और चारा और भूसा ही देना पड़ेगा जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। खेतों में भी ताकत होगी और किस कहा है उसके बदले भूसा देना पड़ेगा, या धान का पहला है, अगोरा है, इसको देकर जानवरों को भर पेट चारा मिलेगा, हम किसान भाइयों को खाद मिलेगी। आने वाले दिनों में इस गौशाला को मछली पालन से जोड़ने और इस मॉडल को जिले की सभी गौशालाओं में लागू करने की योजना है। अगर ऐसा होता है तो जहां गौशालाओं के लिए चारे की समस्या दूर हो सकेगी, वहीं यहां से मिलने वाली जैविक खादों से स्थानीय किसानों की खेती की लागत घटाने में भी मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से प्रभाकर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। वहीं रोजगार के लिए गांव से शहरों को पलायन आम आदमी है, लेकिन जब कोई शहर से वापस गांव लौट आए तो वो भी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर आते हैं, तब ये बात बेहद खास हो जाती है। और आज आपको एक ऐसी ही शख्स की कहानी दिखाते हैं जो शहर से गांव लौटकर खेती के जरिए आज लाखों की कमाई कर रहा है। चलते चलते देखिए रिपोर्ट। कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमकॉम, फिर बीएससी एग्रीकल्चर और इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी। प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वाइस प्रिंसिपल की नौकरी भी। इतना सब करने के बाद गोपाल सिंह राठौर अब खेती किसानी कर रहे हैं। एक एग्रीकल्चर कॉलेज में एज अ वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पे काम करने लग गया। तो वहाँ पे जब मैं काम कर रहा था तो मुझे एग्रीकल्चर की तरफ वहाँ जो प्लॉट वगैरह रहते थे, तो जैसे नर्सरी है, सीड प्रोडक्शन है, तो सारे कंपनियों के जो प्लॉट वहाँ पे बनते थे, तो मुझे एक ज़्यादा ही इंटरेस्ट तैयार हो गया उस फील्ड में। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी इस टाइप का ही कुछ करूँ। हालात थोड़े मजबूर थे पर मन के छोटे से स्टार्ट करते हैं। मुझे लगभग 20 लाख के समथिंग में पूरे साल भर में आय हो जा रही है। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के आवाडा गांव के गोपाल सिंह 20 एकड़ जमीन पर शिमला मिर्च, तरोई, बैंगन, टमाटर, तरबूज, खरबूज और केले जैसी फसलों की खेती कर रहे हैं। गोपाल भी पहले दूसरे किसानों की तरह केमिकल्स आधारित खेती करते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से जैविक खेती कर रहे हैं और इसके पीछे एक बड़ी वजह है।
वो एक इंसिडेंट था कि मैं मेरे रिलेटिव को लेके मुंबई गया था और सारे इधर की ट्रीटमेंट चल रही थी जलगांव के बड़े बड़े हॉस्पिटलों की, पर उनकी कुछ बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। उनने जब टाटा मेमोरियल का नाम दिया तो मैं समझ गया कि इनको कैंसर की शिकायत है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे एक लगा कि हम लोग जो हमारा जो खान पान है, ये हम खेती में जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो रेड जोन वाले केमिकल हैं उन्हीं के वजह से हमको कैंसर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस वहीं से होते हैं। तो उसके वजह से केमिकल की जो खेती है वो धीरे धीरे मैंने कम कर दी और जैविक की तरफ मैं मुड़ने लग गया। गोपाल सिंह खेती के लिए पॉली हाउस और ड्रिप सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अपनी उपज बेचने के लिए व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का बखूबी इस्तेमाल भी कर रहे हैं। उनकी सफलता को देखते हुए अब इलाके के दूसरे किसान उनसे खेती के गुर सीखने आते हैं। नेट शेड की शिमला मिर्च देखी है, इनका ऑर्गेनिक प्लाट देखा हम लोगों ने। तो क्या कैसी प्रेरणा आपको मिलती है इनसे? बहुत ज़्यादा इनसे प्रेरणा मिलती है कि ऐसा ही करना चाहिए हम लोगों को भी, और हम कर भी रहे हैं। गोपाल भाई के मार्गदर्शन में हमारा भी मतलब जैविक का सब्जी का प्लॉट है जो हमने 2 एकड़ से शुरुआत की है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छी खासी नौकरी छोड़ गोपाल सिंह ने खेती करने का जोखिम लिया और सफलता की इबारत लिख डाली। उनकी ये कहानी उन तमाम लोगों के लिए किसी नज़ीर से कम नहीं है जो खेती के लिए खुद को आजमाना चाहते हैं या उसमें नए प्रयोग करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से समीर महाजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।